फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव का चैप्टर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। विशेष आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर के लेखक है विष्णु प्रभाकर और ये एकांकी है। इसका साहित्य प्रकार एकांकी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको विष्णु प्रभाकर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। सबसे पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए। सबसे पहले तो विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई थी और उच्च शिक्षा वो हिसार में उन्होंने प्राप्त की थी। कई वर्षों तक वो पंजाब सरकार की सेवा करते थे और सन 1974 में वो दिल्ली गए और दिल्ली में रहकर उन्होंने पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए, यानी कि हमेशा साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं से पर्याप्त मात्रा लिखा हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने। ऐसे उन्होंने बहुत सारी लिखे हैं, ठीक है। उनकी ऐसे प्रमुख रचनाएं हैं। एक और है आवारा मसीहा, ठीक है। अब आता है सेकंड पैराग्राफ। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपके आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखक को अपनी जीविका का स्थान बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुई थी, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। दोस्तों, लक्ष्मीबाई को आप जानते ही होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो एक वीरांगना थी, जिन्होंने 1857 में लड़के अपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया था, बहुत सारा संघर्ष किया था, ठीक है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे मदर टेरेसा, फिर हमारे हो गए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लक्ष्मीबाई ने फ्रेंड्स बहुत सारी संघर्ष किया था, बहुत सारी मेहनत किया था हमारे देश को छुड़ाने के लिए। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनके जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको किस किस जनों के नाम आएंगे वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस चैप्टर के पात्र हैं लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। फ्रेंड्स, मुंदर और जूही जो है वो उनके फ्रेंड है और तात्या जो है उनके सेना है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे एक नाटक कर रहे हैं और ये जो है वो किसी कैंप, यानी कैंप कहीं पास में ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई और अब उनकी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में वे मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों ने कौन सी कलर की कुर्ती पहनी है? तो दोनों ने लाल कलर की कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। अब यहाँ पे देखो कि अब वो लोग क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते देखती हूँ तो परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमाचल अड़ जाता है।
उसे पास करती हूँ तो महासागर के डरावने थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाता है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती लहरें उठ रही है, हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब कौन है? उनके रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम से मशगूल है। ऐसो आराम मतलब एकदम खुशी में है, वो एकदम आराम कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। आवेश में आते आते तभी वो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो चुप हो जाती है। तभी जूही, उनकी जो फ्रेंड है जूही, वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। तभी महारानी फिर से बोलने लगती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। वापस से जोर से होकर बोलती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। अब यहाँ पे जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा क्यों? यहाँ पे जूही उनसे ऐसा क्वेश्चन करती है कि ऐसा कौन कहता है कि आप अकेली हैं? आप तो गीता पढ़ती है ना, फिर आपके चेहरे पे ये निराशा क्यों? तो इसका उत्तर रानी लक्ष्मीबाई देती हैं, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन सकते। तब तक स्वराज्य हमें नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। फिर जूही उनका आंसर देती है, लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, रानी लक्ष्मीबाई कुछ मुस्कुरा कर बोलती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। यहाँ पे ऐसा झांसी की रानी किसको बोलती है? उनकी फ्रेंड जूही को बोलती है। आता है, लेकिन मुझे इस बात, उनको ऐसा है कि मैं इस बात की चिंता, मुझे उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वह उनके जीवन काल में आता है कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात की दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसी सेनापति है, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी वहाँ पे मुस्कुराती हुए रानी लक्ष्मीबाई की दूसरी फ्रेंड आती है, जिनका नाम है मुंदर। याद रखना, झांसी की रानी जिनके दो फ्रेंड है, पहली जूही और दूसरी मुंदर। पहले जूही आती है, इसके बाद मुंदर आती है, और अब यहाँ से 3 हमने पात्र देख लिए हैं। ठीक है, ये तीसरा पात्र हमारा आया है जो है मुंदर। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। अभी मुंदर ऐसा बोलती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं तो राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या डूबे हैं। जूही बोलती है, नहीं मुंदर, सेनापति तात्या नहीं डूबे हैं। तो मुंदर बोलती है, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। तो जूही बोलती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य मतलब जो सच है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। तो यहाँ पे मुंदर उनका जवाब देती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। ठीक है, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। ठुकरा सकती हूँ क्या? ठुकरा चुकी हूँ। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा जूही बोलती है। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि
जब तूने उनको अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई उनका जवाब देती है कि जूही ने उन्हें रोका था मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या ने उसे नाचने के लिए बुलाया था तब जूही ने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था, उनको मना कर दिया था। जूही: हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहता है उसको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई दीर्घ श्वास लेकर कहती हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार सकते तो हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते, तो बात ही क्या थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि मैं उनको ठोकर ही तो नहीं मार सकती, अगर ठोकर मार सकती होती तब तक वो मार चुकी होती और वो उनका जो ऐशो आराम है वो उनको जगा दिए होते। जूही: भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कौन बोलता है? जूही। अब मुंदर बोलती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करें। तब यहाँ पर लक्ष्मीबाई बोलती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी नींद हराम करेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उनके नींद से जगा सकती है। जूही बोलती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देता है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में कुछ कहने या करने की शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं हो उठेगा? तो मुंदर बोलती है, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा और दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं से दूर दूर से तोपों की स्वर सुनाई देता है। अब रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए कहना। ऐसा किसने बोला? रानी लक्ष्मीबाई ने बोला जूही को। जूही: खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा हो तो उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने में जब भी वो जो जूही है वो जाने के लिए मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव: महारानी आपने सुना? रानी लक्ष्मीबाई: क्या रघुनाथ? तो रघुनाथ बोलते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही बोलती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई: पेशवा की सेना हार गई, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सके। रोज कौन है? रोज है इंग्लिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर का एक आदमी। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो किस लिए लड़ने जा रही है? ग्वालियर का किला को बचाने के लिए लड़ने जा रही है। रघुनाथ: मैं जानती हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। क्या नहीं ले सकेगा? ग्वालियर का किला वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करती हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। इसके बाद रघुनाथ राव चला जाता है। अब झांसी की रानी बोलती है, लक्ष्मीबाई, और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। और तभी सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई: कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या: भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा तात्या। लक्ष्मीबाई: इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी है? कहाँ से आ रही है और कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है।
चाटुकारों में जागीर बांटना मतलब जो चापलूसी करता है, जो शिकायत करता है वापस चापलूसी करता है, उसको कहा गया है चाटुकारी में जागीर बांटना। जागीर बांटना मतलब उनको उपहार देना। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपों चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ना? सरकार, यहाँ पे जूही बोलती है, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगे, मतलब कब तक सबको ऐसे जाने देंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन वहां पे फिर मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई बोलती है, लेकिन आज हमें देशभक्ति की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। राग रंग याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। अब यहाँ पे तात्या बोलते हैं, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाएंगी उसी पर चलूँगा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बोलती है, तो जाओ तलवार संभालो। ऐसा किसको बोलती है? तात्या को। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपे का गर्जना होने दो। भूल जाओ, राग रंग याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई तात्या को बोलती हैं कि अगर हमारी हार होती है या फिर अगर हम विजय नहीं होते हैं, विजय हमको नहीं मिलती है, तो तुमको वहाँ से हमारी सेना को बचा के लेके जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता है तो केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। इसका तात्या बोलते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। फिर यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। इसका तात्या चला जाते हैं और मुंदर बोलती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। जूही, और मैं तोप खाने की संभाल लूंगी, मतलब मैं तोप खाने को संभालूंगी। रानी लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, कर रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। फिर ऐसा तीनों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है और प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे और स्वाध्याय करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा लगा वीडियो